मेरा अंदाज है कि चाइना और पाकिस्तान ने एक वॉर गेम किया हुआ है, जिसमें कि उन्होंने सोचा है कि हम ये कैसे प्रोवोकेशन करें कि भारत के सामने एक ऐसी चुनौती डालें जिससे कि भारत फंस जाए। क्योंकि पहले तो ये देखा था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, उसके बाद में बालाकोट की स्ट्राइक की, अब उससे कोई ज्यादा स्ट्राइक करनी पड़ेगी क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन है। ये जो पहलगाम का अटैक है, ये अंतरराष्ट्रीय शतरंज का खेल शुरू हो गया, जिसमें कि उन्होंने अपना मोहरा चलाया है। अब हम इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, बहुत बढ़िया। सर, जो पहलगाम अटैक हुआ है, उसके बाद बहुत सारी बातें हो रही हैं कि इंडिया को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और एक कांस्टेंट बात ये आ रही है कि मतलब हम क्या ऐसा करें कि ये पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटीज़ हैं इस तरीके के अटैक्स करने की, और जो उनकी क्षमता है और उनके जो मोटिवेशन है उसको चेंज किया जाए। क्योंकि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, उरी में अटैक हुआ था, उसके बाद फिर हमने 2019 में पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की, जो एक बड़ा रिस्पॉन्स था कंपेयर टू सर्जिकल स्ट्राइक्स। अब बात ये आ रही है कि पाकिस्तान तो सुधर नहीं रहा है, तो उसको कैसे सुधारा जाए, कैसे उसको ऐसा रिस्पॉन्स दिया जाए कि वो फिर दोबारा इस टाइप की हरकत करने से 10 बार सोचे कम से कम। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो अटैक हुआ है इसके ऊपर आपका क्या एनालिसिस है और किस तरीके से हम इस पे आएंगे कि क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। बट हाउ डू यू सी इन मतलब लार्जर जियोपॉलिटिक्स जो इस रीजन में हो रही है, उस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, हम वहाँ से शुरू करते हैं जो कि जनरल मुनीर की स्पीच थी। जो जनरल आसिम मुनीर है, 10 दिन पहले उन्होंने ये पाकिस्तान एनआरआईज़ के सामने एक स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग देश हैं, हिंदू मुसलमान अलग-अलग कौमें हैं और सबकी सोच अलग है, और टू नेशन थ्योरी के फ़ेवर में उन्होंने बड़ा भारी एक रिस्पॉन्स दिया था। हुँ, और टू नेशन थ्योरी वैसे तो ये 1971 में ख़त्म हो गई थी जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो बंगाली मुसलमान थे उनको उनका कल्चर पंजाबी मुसलमानों से बहुत फ़र्क था, और वो दोनों मिलजुल के रह नहीं पा रहे थे। तो टू नेशन थ्योरी तो कोलैप्स हो गई जब से बांग्लादेश बना है। अब सवाल पैदा होता है कि ये जनरल मुनीर ने ये जो कहा था स्पीच में, वो क्यों कहा था और उसका मकसद क्या था कहने के लिए। जब मैंने उसकी स्पीच सुनी थी, जिस दिन उसने वो स्पीच बोली थी, तो मुझे उस वक़्त लग गया था कि ही इज़ अ वॉर मॉन्गरिंग जनरल, और इन्होंने कुछ ना कुछ हरकत करवानी है क्योंकि वो इंडिया को बेट करने के चक्कर में है। हुँ, मतलब इंडिया को फँसाने के चक्कर में है। अब सवाल ये है कि इंडिया को वो क्यों फँसाएँगे? क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान का, चाइना के इंटरेस्ट के साथ में सिनोनिमस है। हुँ, वो दोनों साथ-साथ चलते हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो है एक किस्म की कॉलोनी है चाइना की। चाइना का जो कच्चा तेल है और जो नेचुरल गैस है, वो ग्वादर से बाय लैंड पंप होता है अप टू गिलगिट एंड ज़िंजियांग बॉर्डर, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, या आप कहिए नॉर्दर्न एरियाज़ का। फॉर सिंप्लिसिटी हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर उसे कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो एक छोटा-सी वो पट्टी है। जिसको बेसिकली पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू बोला जा सकता है, हाँ, क्योंकि वो जम्मू पाकिस्तान, का ही हाँ, एरिया है। जम्मू का ही एरिया है। हाँ, तो वो जो हिस्सा है जो जिसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, वहाँ से वो जो उनका कच्चा तेल है और जो ये आपका ये नेचुरल गैस है, ये ज़िंजियांग में जाता है और वहाँ से ये पूरे चाइना में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वहाँ पे 10-12 रिफाइनरीज़ हैं तेल की, जो कि इनके डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कच्चे तेल से डीज़ल बनाते हैं, पेट्रोल बनाते हैं, ये आपका नैफ्था बनाते हैं, ये आपका केरोसिन ऑयल बनाते हैं, एविएशन टर्बो फ्यूल बनाते हैं। तो वो जो सी-पैक कॉरिडोर है, वो एक लाइफ़लाइन है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना ने ये सी-पैक कॉरिडोर बनाना इसलिए शुरू किया था, क्योंकि उनका जो 95% कच्चा तेल था, वो सिंगापुर के पास स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जा रहा था, और आधुनिक युग में वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक चोक पॉइंट बन गया है, जहाँ पे कि यूएस नेवी और जो इंडियन नेवी है, किसी थ्योरेटिकल मतलब सिचुएशन में चाइना को के शिपिंग को, उसकी जो कमर्शियल शिपिंग है, उसको उस पे दबाव डाल के उसको रोक सकते हैं, और चाइना फिर मतलब मुसीबत में पड़ जाएगा। तो ये चोक पॉइंट को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये सी-पैक कॉरिडोर की स्कीम बनाई, बड़ी ग्रैंड स्कीम है। उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ, मेरा ख़्याल है 45-50 बिलियन डॉलर खर्च किया है। तो जब ये सी-पैक की स्कीम बना रहे थे, तो उनके साइंटिस्ट ने उनको बताया कि भई यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हुँ, और जो 252
हिमपात है, ग्लेशियर हैं, हिमालय और काराकोरम माउंटेन रेंजेस में, वो पिघलेंगे और उनका पानी आएगा और लगातार वो 30 सालों तक पानी आता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि हम क्यों नहीं इस पानी को इस्तेमाल करें, इसको हार्नेस करें, इससे बिजली बनाएँ, क्योंकि हमारे नॉर्दर्न चाइना में वहाँ पे बिजली जो है उसकी शॉर्टेज है और वहाँ पानी की भी शॉर्टेज है। तो इन्होंने फिर 2 ये डैम्स बनाने शुरू किए ये इंडस नदी पे, सिंधु नदी पे, गिलगिट के पास, डायमर बाशा डैम और बुंजी डैम। इसका मैंने पहले खुलासा किया था 2019 में मेरी किताब छपी थी कश्मीर पे, और उसके बाद में सारे रेफ़रेंसेस 2019 के बाद में ये दोनों डैम्स पे इंटरनेट से निकल गए थे। उन्होंने सारे रेफ़रेंसेस निकाल दिए, तो आज की डेट में किसी को नहीं पता कि कितनी बिजली वहाँ से उत्पादित हो रही है। और जब आपने रिसर्च किया था तो कितनी हो रही थी? उस वक़्त उनका एस्टिमेट था कि 40 गीगावाट आवर्स, यानी कि पाकिस्तान की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वो जनरेटिंग कैपेसिटी वो 32 गीगावाट आवर्स है और उनकी कंजम्पशन 22 गीगावाट आवर्स है। तो 10 गीगावाट आवर्स का उनका सरप्लस चल रहा है, क्योंकि वो गरीब मुल्क हैं, उनके पास ये साधन नहीं है टू यूटिलाइज़ द बिजली, और उसको उसकी जो पेमेंट है वो भी नहीं कर सकते। तो इसलिए वो सरप्लस पड़ा हुआ था। तो ये 40 गीगावाट जो है, ये पाकिस्तान में इस्तेमाल तो हो नहीं रहा था। ये सीपैक में होता, उसको खींचने के लिए तेल को और ये नेचुरल गैस को, उसको पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, और साथ में ये चाइना में ट्रांसमिट हो जाता। तो उस वक़्त उन्होंने ट्रांसमिशन टावर्स भी लगाने शुरू कर दिए थे, और इनका एक हब है, ये एक शहर है वहाँ पे सिंजियांग में, जहाँ पे ये सारा बिजली जाती है और वहाँ पे उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उनके 2 इंटरेस्ट हैं, एक तो ये बिजली जनरेट हो रही है, दूसरा ये सीपैक इनका जो का। सीपैक का पाइपलाइन है वो सब जा रहा है, और उनके करीबन अंदाज़न 20,000 के करीब सैनिक हैं वहाँ पे पीओके में, जो कि इन इंस्टॉलेशंस को गार्ड कर रहे हैं, और जो कि एक एंटिसिपेटेड इंडियन अटैक के लिए भी रखे गए हैं, ताकि इंडिया कभी किसी गलतफ़हमी में आके अटैक ना कर दे। तो इसलिए चाइना का इंटरेस्ट इस इलाके में बहुत ज़बरदस्त है, और चाइना के इंटरेस्ट और चाइना, आपको पता है कि अब पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर भी सप्लाई कर रहा है, 6th जनरेशन की भी बात हो रही है। उनकी 85% जो डिफेंस की इक्विपमेंट है वो चाइना से आती है। तो चाइना को इस रीजन में बड़ी दिलचस्पी है, जितनी कि पाकिस्तान को है और जितनी कि भारत को है। क्योंकि एक बात सर ये भी बोली जा रही थी कि 2020 में जो अटैक हुआ चाइना की तरफ से गलवान में, वो भी एक तरीके से रिस्पॉन्स था जब हमने आर्टिकल 370 हटाया, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये उनका कंसर्न था कि भारत अब शायद पीओके लेने की कोशिश करेगा। देखिए, जब वर्तमान सत्ता ये बीजेपी की पावर में आई, ये 2014 में, तो उनका एक उद्देश्य था कि 370 वो अबॉलिश करेंगे और 35 ए भी अबॉलिश करेंगे, और साथ ही साथ में उन्होंने ध्यान भी दिया था ये इंडस वाटर ट्रीटी पे, कि इंडस नदी की जो ट्रीटी है, जिससे कि ये पानी जो है 6 नदियों का, जो पंजाब के थ्रू जाती हैं, जो बटी हुई हैं, जो पूर्व की नदियां हैं, जो आपकी ये रावी है, ब्यास है, सतलुज है, वो भारत के हिस्से में आती हैं, और इंडस, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के हिस्से में जाती हैं। और जो इंडस नदी है, सिर्फ इंडस नदी की बात कर रहा हूँ, उसका जो 20% पानी है हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स। मतलब कि जो रिवर के साथ में जो हम रिवर चल रहा है, तो उसमें से हम बिजली निकालें और थोड़ी सी इरिगेशन कर लें, तो वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने आज तक कभी की नहीं 75 सालों में। और जो हमारे पास 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलुज, उनका भी हमने पूरा पानी यूटिलाइज़ नहीं किया। अब आपने रिसेंटली अखबार में पढ़ा होगा कि 2-3 दिन पहले हमने एक्सेस पानी अपनी नदियों से पाकिस्तान में छोड़ दिया था। तो वो एक्सेस, बजाय के पानी रोकने का, हमने पानी वहाँ पे छोड़ दिया है। अब ये जो इंडस नदी है, ये जाती है भारत के थ्रू, चीन से वो निकलती है, भारत थ्रू के थ्रू जाके ये पीओके में जाके फिर प्रवेश करती है। अब सवाल ये है कि ग्लेशियल मेल्ट से जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो चैंगचेमो है, गलवान रिवर है, नुब्रा रिवर है, शायोक रिवर है, ये जो सब नदियां हैं, ये इसकी जो फ्लो है, ये पिछले 10 सालों में बढ़ गई है। तो जब मोदी सरकार आई थी 2014 में, तो उन्होंने एक स्कीम, एक प्लान बनाया था स्टडी करने के लिए कि कश्मीर में हम क्या-क्या कर सकते हैं।
तो 2016 दिसंबर में इन्होंने एक इंडस रिवर्स टास्क फोर्स बनाया था, जो कि नृपेंद्र मिश्रा जो है उस वक़्त पीएमओ में आई थिंक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। उन्होंने उनकी चेयरमैनशिप के अधीन वो अध्यक्ष थे इसके। ये कमेटी टास्क फोर्स जो है, ये इसमें स्टडी में लग गई थी कि भई ये रिवर इसमें इंडस वाटर ट्रीटी में हम क्या चेंज ला सकते हैं, क्या तब्दीली ला सकते हैं। हुँ। तो ऑब्वियसली कुछ नहीं ला सकते थे, क्योंकि इसकी कभी रिपोर्ट आई नहीं टास्क फोर्स की। और 2019 में जब हमने ये आर्टिकल 370 जब ये अबॉलिश हुआ, 35A अबॉलिश हुआ, तो उस समय उसके साथ में इंडस वाटर्स ट्रीटी का कुछ नहीं हुआ। हमने उसको मतलब कोई टिप्पणी नहीं की, कुछ उसको एब्रोगेट करने की या उसको चेंज करने की कोई उसका प्रावधान नहीं था। उस समय सत्ता से के लोगों से, मंत्रियों से बड़े बयानबाजी हुई कि भाई हम अक्साई चिन को ले लेंगे, पीओके को ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे। तो चाइनीज़ जो है घबरा गए और साथ में पाकिस्तान भी घबरा गया। तो एक ये जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम है प्रवीण सानी, जो एक फोर्स मैगज़ीन के वो एडिटर हैं। उन्होंने वो हाल आईएसआई का जो एजेंडा चलाता रहता है हैं? मोस्टली, आईएसआई का एजेंडा ज़्यादा उसने चलाता अभी है। रिसेंटली ये आशुतोष के जो हैं ये सत्य हिंदी में एक इंटरव्यू दिया, जब उसने कहा कि हिंदू अखबार ने ये खबर छापी थी कि मामलापुरम में अक्टूबर 2019 में जब मोदी साहब की शी जिनपिंग के साथ में मीटिंग हुई थी, तो शी जिनपिंग ने उस वक़्त उनसे कहा कि हमें बड़ी चिंता है ये इंडस वाटर्स पे और ये कश्मीर के इश्यू पे, तो आप एक हमारे साथ में पाकिस्तान के साथ में बैठ के एक समझौता कर लीजिए। तो वो तो मतलब आपका पुलवामा हुआ था 2019 में, उसके पहले उरी हुआ, उसके पहले पठानकोट हुआ। तो मेरा ख़्याल है कि उनको मोदी साहब से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा। तो जब रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उन्होंने अपने ट्रूप्स की घुसपैठी कर दी। फरवरी 2020 से चाइनीज़ आर्मी जो है घुसपैठ करने लग गई, ये अपनी जो एलएसी के अक्रॉस। तो उसके बाद में फिर आपको पता है गलवान का सारा खेल हुआ हुँ। और फिर वो कहानी आगे चलने लग गई। तो ये चाइनीज़ का इंटरेस्ट इस एरिया में है और मेरा अंदाज़ है कि इन लोगों ने, चाइना और पाकिस्तान ने एक वॉर गेम किया हुआ है, कि जिसमें कि उन्होंने सोचा है कि हम ये कैसे एक प्रोवोकेशन करें कि भारत के सामने एक ऐसी चुनौती डालें और जिससे कि भारत एक शशुपंज में फंस जाए कि भाई मैं क्या करूं, हम क्या करें। क्योंकि इस तरह की जो कॉन्फ्रंटेशन है, अब हमने पहले तो ये देखा था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, उसके बाद में बालाकोट की स्ट्राइक की, अब उससे कोई ज़्यादा स्ट्राइक करनी पड़ेगी क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन है। हुँ। इन द इंटरिम पाकिस्तान आर्मी ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं, बैटलफील्ड वाले न्यूक्लियर वेपन्स, जो कि लो यील्ड के हैं, लो बर्स्ट के हैं। और ये जो दस्ते हैं 10,000, 5,000, 15,000 सैनिकों के, उनके खिलाफ इस्तेमाल के हैं, लेकिन फिर भी उनका फॉल आउट तो होगा। तो जैसे कि जो हम एक इन्वेजन फोर्स तैयार करते हैं और 3-4 सेलिएंट से पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो जो कोर कमांडर है अपोजिट साइड का, जो पाकिस्तान की साइड का है, उसकी डिस्क्रेशन है कि जो उसकी जो डिफेंस है वो कमज़ोर पड़ जाए, तो वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन उस बैटलफील्ड फॉर्मेशन के ऊपर में इस्तेमाल कर सकता है। और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्योंकि वो रेंज में रहेंगे उनके सोल्जर्स भी, वो भी मर भाई जाएँ, ये भी मर जाएँ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि क्योंकि वो तो जिहाद में जिहादी हैं वो। जिहाद में सारे जन्नत को जाते हैं, तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? हुँ। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो समझेंगे कि भाई ये सैक्रिफाइस है कि इंडियंस को हम तबाह कर दें, तो इसके लिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का भी एक बड़ी भारी फैक्टर है, जो कि इंडिया को डिटर कर सकता है बॉर्डर क्रॉस करने में। हुँ। किसी सब्सटैंशियल फ़ोर्स के साथ में, मतलब सिग्निफिकेंट साइज़ फ़ोर्स हो, उसको इस्तेमाल करने में कोई टास्क फ़ोर्स बने, जिससे कि हम जाके अंदर जाके कहीं किसी टेररिस्ट इंस्टीट्यूशन को हिट करें, कुछ करें। तो ये एक डेटरेंट है जो उन्होंने तैयार किया है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो पहलगाम का अटैक है, ये एक जो ये अंतर्राष्ट्रीय चेस है, शतरंज का एक शह मात का खेल शुरू हो गया, जिसमें कि उन्होंने शह एक किया है हम पे और अपना मोहरा चलाया है। अब हम इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे?
जिसे मिलिट्री पार्लेंस में कहते हैं काइनेटिक रिस्पॉन्स, नॉन काइनेटिक। काइनेटिक मतलब कि आप असला बारूद के साथ में रिस्पॉन्ड करोगे, नॉन काइनेटिक मीन्स दैट यू कैन अटैक विदाउट यूजिंग एम्यूनिशन एंड वेपनरी, सोफिस्टिकेशन के साथ। वो होता है साइबर अटैक। अब मैं उस पे भी आऊँगा कि हमारा रिस्पॉन्स अब क्या होना चाहिए, काइनेटिक एज वेल एज नॉन काइनेटिक। लेकिन आप जैसे कह रहे हो कि ये शतरंज की पहली चाल है, और पाकिस्तान और चाइना इसमें कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, उन्होंने इसको वॉर गेम किया हुआ है। तो इसका क्या एविडेंस है, क्या इसका कोई बैकिंग है इस स्टेटमेंट का? एविडेंस इसमें क्या, मैं देखो भाई, मैं तो या मतलब एक मैं तो आपका कोई एनालिसिस है? मक्खी तो हूँ नहीं जो कि असीम मुनीर के दफ्तर में बैठी हुई हूँ या कि जी जिनपिंग के महल में नहीं, बैठी बट हुई आपको हूँ। कुछ तो लगा तो होगा ना, मैं तो वो इसीलिए। नहीं हूँ, मक्खी तो नहीं हूँ। हम्म, मैं तो ये, मेरा अंदाजा है कि ये जो स्टेटमेंट उसने, जो ये स्पीच दी है असीम मुनीर की ने, और उसके 5 दिन बाद में जो ये अटैक हुआ है, जो आजकल आपको लश्कर तैयबा की वेबसाइट कहीं नहीं मिलेगी, यहाँ शायद मिलेगी तो पता नहीं डीप वेब पे मिलेगी। मैंने उस पे जाने की कोशिश की लेकिन वो थी नहीं। जो आप 15-20 साल पहले जो इनकी वेबसाइट थी, उसमें उनका जो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट था कि उनका जो झंडा है पाकिस्तान का, ये लाल किले पे लहराएगा, क्योंकि ये जो सारी टेरिटरी है, जो ये पूरा हिंदुस्तान है, ये पहले इनके अधीन था, मुगल्स के अधीन था, मुसलमानों के अधीन था 900,000 सालों के लिए। तो वो उनका मिशन स्टेटमेंट था। तो ये कश्मीर की जो लड़ाई है, एक्चुअली इट इज़ एन आइडियोलॉजिकल फाइट अगेंस्ट द इंडियन रिपब्लिक। कश्मीर एक एक्सक्यूज है बेसिकली। कश्मीर एक एक्सक्यूज़ है, कश्मीर की वैली एक एक्सक्यूज़ है, कश्मीर के मेजॉरिटी मुसलमान पॉपुलेशन एक्सक्यूज़ है, उनका पानी इनको चाहिए। और ये इन्होंने आर्टिकुलेट किया था 1963 में, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और स्वर्ण सिंह की जो हमारे विदेश मंत्री थे उस समय, उनकी 5 मीटिंगें हुई थी जनवरी फरवरी 1963 में, 1963 में। उस समय पाकिस्तान ने शख्सगम वैली का जो हिस्सा था चीन को दे दिया था, गिफ्ट कर दिया था, वो नॉर्दर्न कश्मीर में उसके ये सियाचिन के आगे के आसपास। तो 5th राउंड ऑफ टॉक्स में भुट्टो ने कहा कि जो कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप हमें लद्दाख दे दीजिए। अब लद्दाख उस समय 95% बुद्धिस्ट था। आज की डेट में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन डाउन हो गई है और मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो आप उस समय कैसे ये कह सकते थे कि 2 नेशन थ्योरी के बाद, इंडिया पाकिस्तान के बनने के बाद में, ये जो आपका पार्टीशन हुआ है, विभाजन हुआ है, तो उस वक़्त आप ये 95% बुद्धिस्ट एरिया पाकिस्तान को कैसे दे सकते थे? मतलब ये था कि इंडस नदी वहाँ से जाती है। इंडस नदी पाकिस्तान की शाहरग है, जगुलर वेन है, तो उनको वो इंडस नदी चाहिए थी। तो टॉक्स ब्रेक डाउन हो गए और बात वहीं की और वहीं एक रह ये गई। भी तो रहा होगा ना कि पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर एक साथ हो जाएगा, ये कि भी है, मिल जाएगा दोनों का, और फिर देन ऊपर मिलता ही है वहाँ पे, ये जो आपका शख्सगम वैली के आसपास वहाँ पे तो मिलता ही है, सियाचिन के उत्तर पूर्व में तो मिलता ही है। बट फिर तो एकदम ज्वाइंट हो जाता। वो तो फिर काराकोरम पास भी उनके वो अख्तियार हो जाता। तो ये जो अच्छा, थिंकिंग है, ये थिंक बैकग्राउंड इसका ये है। तो नहीं जो उसने अटैक किया था, टू कम बैक टू द अटैक, ये रिसेंटली पहली बार ये हुआ है जब ये, एक तो ये 2008 में जब अटैक हुआ था बॉम्बे में 26/11 का, तो उसमें बड़े सिविलियन मारे गए थे। इट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सिविलियंस। ये पठानकोट, उरी एंड पुलवामा वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट मिलिट्री पर्सनल। ये जो अभी सिविलियंस के अगेंस्ट हुआ है, अनआर्म्ड सिविलियंस, निहत्थे, जिनकी मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, जो हॉलिडे पे आए थे, उसका मतलब ये है कि आप पूरे भारत को संदेश देना चाह रहे हो कि यू आर फेयर गेम, हम मचान पे बैठे हैं और जो हमारे सामने आएगा हम उसको गोलियों से भून देंगे। और धर्म पूछ के मारा गया है। धर्म पूछ के मारा गया है। देखिए, अब ये जो धर्म टू पूछ नेशन थ्योरी का जो एक तरीके से वो है कि रिवाइवल, दुश्मन, मतलब ये रिवाइवल क्या, ये तो एक प्रूफ है। मेरे जो ग्रैंडफादर कहानी बताते थे जब ये सब लोग आए थे यहाँ से वेस्ट पंजाब से पार्टीशन के टाइम पे, कि उस समय ये होता था कि उस समय पता नहीं चलता था, सारे लोग सलवार कमीज पहनते थे, कोई पजामा नहीं पहनता था। तो उस समय वो कहते थे कि वो सलवार निकालो और दिखाओ कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। तो ये चीज़ वापस इतनी खतरनाक है क्योंकि वो लोग अब हमारे समाज में जो विभाजन हुआ है और हो रहा है, और पॉलिटिकल रीजंस के लिए उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उस जख्म पे नमक फेंकना चाह रहे हैं। तो ये, और मैं देख रहा हूँ सर सोशल मीडिया पे
साइओप्स जो हैं वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से। चाहे आप पंजाब में कुछ इस तरीके के अकाउंट्स क्रिएट किए गए हैं, जो जैसे कोई सिख अकाउंट वहाँ से चल रहा है पाकिस्तान से, और वो इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, एग्जोर्ट कर रहा है सिख्स को कि उन्होंने तो बोल दिया है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे जो सिख्स हैं आर्मी में। इस तरीके के प्रोपेगेंडा और वो सब चलाए जा रहे हैं। कास्ट के जो कुछ ग्रुप्स आ गए हैं जो वहाँ से अकाउंट्स चल रहे हैं, उन्होंने भी इस तरीके की स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी, बेसिकली टू शो कि द सोसाइटी इज इन डिसहरे। यस। और मुस्लिम्स का तो जो है मुस्लिम हिंदू का तो है, वो तो एक्सप्लॉइट करना ही है। वो तो बेसिकली ये ऐसा काम करके उन्होंने कर ही दिया है। तो ये सारी चीज़ें अभी होनी शुरू हुई, और अभी युद्ध वगैरह कुछ शुरू ये नहीं हुआ अर्ली है। डेज हैं। अभी तो डेज कहाँ, डे 1 नहीं है ना, अर्ली डी डे डेज तो हैं। आया ही नहीं है अभी। हाँ। तो ये पहले हो रहा है। बट हाँ, आप जैसे बता रहे थे कि मतलब किस तरीके से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान और चाइना वो एक साथ मिले हुए हैं। तो अच्छा, मैं अब इस पे आता हूँ। ये चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट है, ये जो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है, ये डिफेंस मिनिस्टर है, उसका नाम है ख्वाजा आसिफ। और ख्वाजा आसिफ ने पिछले संडे को 4 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया। अब दिलचस्पी की बात यह है कि जो वैंग यी है, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर, उसने संडे को ही इशाक दर से बात की, और उसने फ़ोन पे बात की, और ये जिन्हुआ जो चाइनीज़ न्यूज़ एजेंसी है, वो इसने ये रिपोर्ट किया है। चाइना इसको करना चाह रहे हैं, इसको इंटरनेशनलाइज करना चाह रहे हैं। अब आपको पता है कि 26/11 का जो एक्सपीरियंस है, जब हम लोग हताश हो गए थे, हज़ारों पन्नों के हमने फाइलें दी, एविडेंस दिया कि भाई ये लश्कर तैयबा का अटैक है, और कोई उसका कुछ नतीजा नहीं निकला। ना तो आसिफ सईद को कुछ हुआ, ना तो वो जाकिर हुसैन लकवी को हुआ, ना उसके बाकी जो नुमाइंदे थे उनको कुछ हुआ। तो फिर ये हमें घुमाना चाह रहे हैं, उसी चक्रव्यूह में घुमाना चाह रहे हैं, जिससे कि हम ये इंटरनेशनल इसमें पड़ जाएं और उसका कोई नतीजा नहीं हो, उसको गोल करके ख़त्म कर दें। और तब तक ये देखें कि हमारी कितनी रिजॉल्व है, हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, इंटरनल स्ट्रेंथ कितनी है, हमारी विल पावर कितनी है, हमारी दृढ़ शक्ति कितनी है, और फिर ये एक और अटैक करेंगे। तो ये एक एस्केलेशन मैट्रिक्स में हमको खींचना चाह रहे हैं। जो हम इसमें मिलिटरीली काइनेटिक रिस्पांस करते हैं, तो वो भी मिलिट्री काइनेटिक रिस्पांस करेंगे, कम से कम 5-10% ज़्यादा। जो हम कहेंगे कि हमने 500 टेररिस्ट मारे हैं, तो वो कहेंगे कि हमने 1000 इंडियंस को मारा है, सिपाहियों को मारा है, या लोगों को मारा है। तो ये एक क्लेम वर्सेस क्लेम की लड़ाई शुरू हो जाएगी, विच इज़ only going to be geared towards the domestic constituency, डोमेस्टिक पाकिस्तानी कंस्टिट्यूंसी, डोमेस्टिक इंडियन कंस्टिट्यूंसी, जो कि सारे ये साइबर वॉरियर घर बैठ के ये सोचते हैं कि भाई एक बटन दबाया तो ये लड़ाई शुरू हो गई एंड इट्स टोटल वॉर। तो ये मतलब दिस इज़ अ वेरी डेंजरस गेम विच दे आर ट्राइंग टू ड्रैग अस इनटू। हमें खींच रहे हैं उसके अंदर में, ये एस्केलेशन मैट्रिक्स में, क्योंकि हमारा जो भी रिस्पॉन्स होगा, जो काइनेटिक रिस्पॉन्स होगा, दैट मस्ट बी विद इन द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड and above the Balakot airstrikes. Above the Balakot airstrikes, below the nuclear threshold, so that we are not drawn into an unintended nuclear conflict. अब न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो हमारे सिविलियंस मारे जाएंगे, तो वो कहेंगे कि हमें आप क्यों शहीद कर रहे हो, बाकी देश तो बचा हुआ है ना। उसी तरह से वो पाकिस्तान में ये बात हो रही होगी, लेकिन वो लोग इस गेम को कंट्रोल कर रहे हैं अभी तक। अब हमको ये देखना है कि हम ये कंट्रोल कैसे उनके हाथ से निकाल सकते हैं। दैट इज वेयर आवर फोकस शुड बी, बिकॉज ये एक बार रिस्पॉन्स करके मैं नहीं समझता कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, कि ये प्रॉब्लम फिर बार बार रिकर करती जाएगी। नहीं, अभी तो सिचुएशन ये है कि हमारा जो अभी थॉट है पूरे देश में वो ये है कि हमने बालाकोट किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन फिर भी ये 3-4 साल बाद फिर से ऐसी घटना हो जाती है, और छोटी मोटी तो होती ही रहती है। तो ऐसा क्या मतलब किया जाए कि जो कैपेबिलिटी है, मिलिट्री कैपेबिलिटी है पाकिस्तान की, उसको ध्वस्त किया जाए, उसको इस तरीके से डैमेज किया जाए कि अगली बार वो मतलब ना कर पाए इस तरीके की सिचुएशन। तो अब जब इसकी बात आती है तो फिर या तो ऑल आउट वॉर की वाली बात आ जाती है कि अगर आपको मिलिट्री कैपेबिलिटी ख़त्म करनी है तो आपको पूरा टेक आउट करना पड़ेगा उसको। अब वहाँ पे जाते हैं तो फिर वो एग्जिस्टेंस को थ्रेट आ जाता है, पाकिस्तानी स्टेट के एग्जिस्टेंस को थ्रेट आ जाता है, और उसका फिर रिस्पॉन्स है न्यूक्लियर। तो अब उससे नीचे कैसे रिस्पॉन्स आना चाहिए जो कि इतना डेटरेंस क्रिएट करे
कि अगली बार पाकिस्तान सोचे ये सब करने से पहले? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक जो नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स है, जो कि उनको बहुत दर्द दे सकता है, वो एक साइबर रिस्पॉन्स है, वेयर बाय यू यूज़ थर्ड पार्टी प्लेयर्स टू अटैक देयर फैसिलिटीज़। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी बैंकिंग सिस्टम को आपने अटैक किया। आपने उनके जो ये लश्कर-ए-तैयबा के बैंक अकाउंट्स हैं, उनको आपने खाली कर दिया और उनका पैसा आपने पाकिस्तान के दूसरे अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। या आपने उनके पावर ग्रिड को ध्वस्त कर दिया, या आपने उनके कम्युनिकेशंस नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। अब तो आदत हो गई है उनको बिना बिजली में रहने की, तो अब नहीं इतना क्या हाँ, तो फ़र्क ठीक है पड़ेगा? पर फ़र्क तो कुछ ना कुछ तो पड़ेगा, उनकी जो फ़ौज को फ़र्क पड़ेगा। जो आप उनके जो एटीसीज़ हैं, उनको आप टेक आउट कर दो, तो उनके हवाई जहाज़ नहीं उड़ पाएँगे। तो आप कई किस्म के साइबर अटैक कर सकते हो और सवाल ये है कि यू डोंट हैव टू पब्लिसाइज़ इट। प्रॉब्लम ये आती है कि ये पब्लिसाइज़ करने में ये हम मारे जाते हैं। जो हम पब्लिसाइज़ करेंगे तो देन वी एक्सेप्ट द ब्लेम। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये खुफ़िया तौर पे अटैक होते हैं, जिससे कि द अटैकर डजंट टेक द ब्लेम एंड द पर्सन हु इज बीइंग अटैक्ड कैनॉट फाइंड अ जस्टिफिकेशन टू अटैक द अटैकर बैक। आप समझे ना बात? तो आप फर्ज करो आपने हवाना क्यूबा से अटैक किया, साइबर अटैक किया, या सेंट पीटर्सबर्ग रशिया से किया, या रीगा लैटविया से किया, तो ये वहाँ पे फोकस जाएगा और हम पीछे बैठ के मुस्कुराएंगे, कहेंगे हमने तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन देखो क्या हो रहा है वहाँ पे। तो जो ये करते हैं हमारे साथ में, हमको वही करना चाहिए। हम लोगों को सबसे पहले जो है ये बातों को पब्लिसाइज़ नहीं करना चाहिए और इस पे डिबेट नहीं होनी चाहिए कि ये क्या रिस्पॉन्स होगा, वो क्या रिस्पॉन्स होगा। ये चुपचाप रिस्पॉन्स करना चाहिए। चाइना कभी ये डिबेट नहीं करता। उसमें कभी ये पता नहीं चलता उनके वहाँ पे न्यूज़ नेटवर्क पे कि भई हम क्या करेंगे। यहाँ पे जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं उन्होंने शुरू कर दिया वहाँ से, जब से ये पहलगाम अटैक हुआ कि अब क्या होगा, भारत ये कर देगा, भारत वो कर देगा, ये होगा, वो होगा। 1 हफ्ता हो गया कुछ नहीं हुआ। बट इवन क्योंकि गोदी मीडिया वालों को इग्नोर भी करते हैं। तो अभी जो देश में रोष है, वो साइबर अटैक वो करने से ठीक है, वो भी कर सकते हैं, वो भी एक वो लिहाज़ा तो वो करना है, ही चाहिए। लिहाज़ा वो आउटरेज है। वो तो मतलब वैसे भी मैं कह रहा हूँ, साइबर अटैक तो हर साल क्यों नहीं करना चाहिए, हर महीने करना चाहिए। बट इस इस टाइप का जो अटैक हुआ है, मतलब दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। तो ये इसका मिलिट्री रिस्पॉन्स तो मेरे हिसाब से, मतलब ये मेरी सोच है कि होना ही चाहिए। चाहे आप बालाकोट दोबारा से उस टाइप का करिए, चाहे आप नेवल ब्लॉकेड करिए या नेवल अटैक करिए, कुछ भी करो, बट एक मिलिट्री रिस्पॉन्स तो बनता है। चाहे आप टेररिस्ट के हाइडआउट्स को करो, चाहे आर्मी के ऊपर करो। तो ये मेरा मतलब पर्सनल ओपिनियन है। अब मेरा ये भी ओपिनियन है कि अब मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा ये डरते रहें कि अब ये ऑल आउट वॉर ना हो जाए। अब आपकी बात सही है कि अगर इसमें चाइना इन्वॉल्व्ड है, तो वो एक फैक्टर है, हमको उसको ध्यान से देखना चाहिए। और जो हमको लगता है कि हमारी कमियां हैं, चाहे आर्मी में है, चाहे हमारे एयरफोर्स में है, वो सब हमको पूरी करके ही ऐसे एस्केलेशन में घुसना चाहिए जहां से हम विक्टोरियस होके निकले। सबसे पहले हमें ये कबूल करना चाहिए कि पाकिस्तान में नॉन स्टेट एक्टर्स कोई नहीं है, सारे के सारे सब स्टेट एक्टर्स हैं। बिल्कुल। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, ये सारे के सारे स्टेट एक्टर्स हैं। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी एंड द पाकिस्तान स्टेट, यस। एंड देयरफॉर एनी अटैक by any of these actors is an attack by the Pakistan state। तो पहले तो आप ये क्लियर कर लो कि भाई इनको ये आप कहना शुरू कर दो, क्योंकि अभी तक आपने कहा नहीं, पाकिस्तान को आपने डिस्क्राइब नहीं किया कि पाकिस्तान ने अटैक किया। एक आपको स्टेटमेंट इशू करनी चाहिए कि वी बिलीव दैट द लश्कर-ए-तैयबा इज एन ऑर्गन ऑफ द पाकिस्तान स्टेट एंड देयरफॉर पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। बिल्कुल। देन यू आर क्लियर कि भाई आपका दुश्मन लश्कर-ए-तैयबा नहीं है, टीआरएफ नहीं है, आपका दुश्मन पाकिस्तान स्टेट है एग्जैक्टली। and the Pakistan army. Then you clarify how you are going to damage the Pakistan army and the Pakistan state without actually getting into nuclear war। क्योंकि न्यूक्लियर वॉर में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सारे बंदे तबाह हो जाएंगे और कुछ बचेगा नहीं। तो विद इन द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड हाउ डू यू एक्चुअली गो अबाउट दिस? ये जो एक्सरसाइज है ये भारत सरकार को करनी चाहिए। बट आपको इसमें काइनेटिक भी हो सकता है, इसमें नॉन काइनेटिक भी हो सकता है। एग्जैक्टली। एंड आई एम श्योर कि वो आजकल ये सोच रहे हैं और ये प्लानिंग हो रही है
कि रिस्पॉन्स क्या होगा, बट एक सिस्टम होना चाहिए कि द रिस्पॉन्स शुड बी प्रिटी क्लोज टू द डेट ऑफ द इंसिडेंट, क्योंकि अब तो 6-7 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, और जब तक ये जो भी रिस्पॉन्स होगा वो फिर उसका जो इफेक्ट है ना वो उतना नहीं रहेगा, क्योंकि दे आर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग इट। नहीं, अभी उसमें मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, हाँ, क्योंकि अभी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी अटैक होने वाला है, तो वो फुल अलर्ट पे है, तो ये वाली बात है। बट आई थिंक एक स्ट्रेटजी इसमें ये भी रहेगी कि जो 4 टेररिस्ट हैं जिन्होंने ये काम किया है, पहले उनको एलिमिनेट किया जाएगा, बिल्कुल। और जो सारा जो अभी टीम्स गई हुई हैं वहाँ पे उस ग्राउंड पे और सारी जो एविडेंस इकट्ठा कर रही हैं, वो पूरी प्रिपरेशन भी की जाएगी कि कोई भी ऐसा डाउट ना रहे कि हम प्रूव ना कर पाएं कि ये पाकिस्तान ने नहीं किया है। तो आई थिंक फर्स्ट फोकस इज ऑन दैट व्हाइल वी प्रिपेयर कि हम क्या करने वाले हैं, काइनेटिक रिस्पॉन्स क्या होगा, बट एक ये भी तैयारी चल रही नहीं, है, वो तो ऐसा मुझे लग रहा है। वो तो करना ही चाहिए, बिल्कुल, कि उनको टारगेट करना चाहिए, टेररिस्ट को उनको खत्म करना चाहिए। एंड द फैक्ट इज दैट दी शुड बी एक्स्ट्रा जुडिशियल एलिमिनेशंस, असैसिनेशंस, देयर शुड बी नो अरेस्ट, ट्रायल एंड ऑल, जस्ट बट सर अब तो kill हमने them. वो भी करके, मतलब अब जो बात कर रहे हैं कि अननोन गनमैन वाला जो फेनोमेना था, अब वो भी बहुत सारे जो इनके टेररिस्ट हैं, कितने सारे टेररिस्ट पिछले 2-3 साल में एलिमिनेट किए गए हैं, राइट? वो भी हमने करके देख आप लिया। जितने करोगे उससे डबल आ जाएंगे। हाँ, वही तो। हाँ। या तो फिर मतलब वही आप आइडियोलॉजी की बात है, आइडियोलॉजी की बात है, वो और आप ये जिहाद की देखिए, आइडियोलॉजी है, वही इसको सारा ये चला रही है। और आप ये देखिए ना कि पाकिस्तान की हिम्मत क्या है कि वहां पे बलूचिस्तान में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनके पश्तून एरियाज में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मतलब आप इतने वीक होने के बाद, इकोनॉमिकली इतने वीक होने के बाद आप ये सब कर रहे हो। तो देखिए वो जो मतलब यही एक रिजल्ट बनता है कि भाई खत्म करो इसको वो जो एकदम। पश्तून एरिया की प्रॉब्लम है ना, ये मुझे लगता है कि ये पाकिस्तानी इसको पब्लिसाइज करते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम वहाँ पे ये है कि जो नारकोटिक्स है उसमें उन लोगों को जो उसको उगाते हैं और जो बनाते हैं, रिफाइन करते हैं, उनको उतना पैसा नहीं मिलता, और वो भी चाहते हैं कि भाई हमारे इलाकों में अच्छी अच्छी सड़कें बने, मॉल आएँ, एसी लगें, हमारे घर पूरी तरह से एयर कंडीशन हो जाएं। जो बेसिकली सारा पैसा आईएसआई खा रही है। हाँ, उनको तो 5% ही मिल रहा है, तो वो चाहते हैं कि भाई ये जो बूंदी है उसकी जगह में हमें कम से कम आधा लड्डू तो मिलना चाहिए। तो ये लड़ाई उस बात की, ओवर द स्पॉइल्स ऑफ द नारकोटिक्स, क्योंकि पाकिस्तान का जो बही खाता है वो साल में कम से कम 25-30 बिलियन डॉलर उत्पादित करता है नारकोटिक्स ट्रेड से, नेट प्रॉफिट फॉर देम, जो सारा डीप स्टेट में जो सारा डीप स्टेट में जाता है। तो अब सवाल ये है कि जो आप इस पे भी हमला करो, जो ये नारकोटिक्स की जो रेवेन्यू स्ट्रीम है और जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आपने बहुत रिसर्च किया है उस पे कर सकते हैं आप। जहाँ से ये सप्लाई जाती है उसको आप सप्लाई लाइंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जहाँ से इनके ड्रग्स जाते हैं आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से जाते हैं। अब आपके ये देखिए 2-3 साल पहले यहाँ पे गुजरात में एक बंदरगाह पे ये 2,998 किलोग्राम हेरोइन मिला था, और 22,000 करोड़ हाँ भाई, ये भारत सरकार के वकील ने अभी ये जो एक बेल एप्लीकेशन आई थी, कोई हरदीप सिंह तलवार था आदमी जो कि इसमें इन्वॉल्व था, तो उसको बेल को अपोज करने के लिए उन्होंने कहा कि ये एनआईए ने ये इन्वेस्टिगेट करके पता किया है कि ये जो पैसा है जो ये इससे एक्सप्लॉइट होने वाला था, पैसा रेज कर रहे थे इसके सेल से, बिक्री से हेरोइन की, वो सारा पैसा एलईटी लश्कर तैयबा की एक्टिविटीज़ में जा रहा था इंडिया के अंदर में। तो जब उनका ड्रग्स यहाँ पे आ रहा है और उसका आपने क्या किया है, उसके बारे में, उसकी रोक के लिए क्या किया है, तो इसको भी आप कह रहे हो कि मतलब ये हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए ऑन द टेबल एटलीस्ट, कि हम उस पे अटैक कर सके, उनकी सप्लाई चेन और उनके जो रूट्स हैं उन पे भी अटैक। वॉर अगेंस्ट पाकिस्तानी नारकोटिक्स और जो हवाला सिस्टम है उसके खिलाफ आप जंग छेड़ दो। यू गो एंड यू एलिमिनेट द हवालादार्स, जो भी हवाले वाले हैं उनको आप फिजिकली एलिमिनेट कर दो, जितने भी है मिडिल ईस्ट में ये जो सारे पाकिस्तान में हवाला करते हैं। तो जब आप उनके नेटवर्क्स को डिस्ट्रॉय कर दो, उनके बही खातों को डिस्ट्रॉय कर दो, उनके जो कोरियर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दो, ये वॉर ऑन नारकोटिक्स करो, तो उनके जो बही खाता जो उत्पादित कर रहा है पैसा, वो जो पैसा बंद हो जाएगा तो वैसे ही वो कमज़ोर हो जाएंगे। एक ये भी तो ऑप्शन होना चाहिए कि जो अफगानिस्तान है, वो जो तालिबान की सरकार है वहाँ पे,
वो मतलब क्यों नहीं क्लेम ले कर रहे हैं इस नारकोटिक्स वाले धंधे पे? पाकिस्तान को उन्होंने क्यों अलाउ कर रखा है कि तुम बिज़नेस करो? क्योंकि वो उनका सारे के सारे पाकिस्तान के मुतबन्ने थे और हैं, उनके पपेट्स हैं। पाकिस्तान ने उनको खड़ा किया है। वो जितने भी क्लेरिक्स हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो सोच है, जिन तंज़ीमों से वो निकले हैं, वो सारे आईएसआई ने बनाए हैं। बट अब तो काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, वो जिस तरीके का काम कर रहे हैं, अब टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब तो इंडिपेंडेंट है, ये सपोर्ट तो उसी की लड़ाई की बात है और कि देखो पैसे। कितना भी आइडियोलॉजी हो, अल्टीमेटली पैसा सब बोलता है, हाँ, उनको भी पैसा। पैसा चाहिए, हाँ, हाँ, सही बात है। तो तो उसको यूज़ करना चाहिए हमको। देखिए, पर अल्टीमेटली ना, वो हम लोगों पे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ये पुल के नीचे से पानी बहुत बह चुका है। तो यू कैन नॉट ट्रस्ट दोज गाइज, एंड यू कैन नॉट से कि भाई हम लोग, यू कैन यूज देम, दे विल यूज यू, यू विल यूज देम, बट यू कैन नॉट बेस ए स्ट्रैटेजी ऑन यूजिंग दोज चैप्स। वो तो नहीं हाँ, हो ऑफ कोर्स, पाएगा। मतलब एक स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती वो। पर ये वॉर ऑन नारकोटिक्स जो भारत सरकार छेड़ दे और उनको खुफिया तौर पे ये सारा इनका जो नारकोटिक्स नेटवर्क है उसको तहस नहस कर दे, तो ये उनके पे एक बॉडी ब्लो होगा, जिससे वो रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो आमदनी है वो ख़त्म हो जाएगी। और वैसे ही पाकिस्तान इज़ अ फेल्ड स्टेट, इट्स अ कम्प्लीटली बैंकरप्ट स्टेट, हुँ, और इनका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वो लोन लेके लोन्स को पे ऑफ कर रहे हैं। हुँ, रेवेन्यू जनरेशन का कोई उनके बजट में कोई प्रावधान नहीं है। दे आर अनेबल टू जनरेट मोर रेवेन्यू। तो ये लोन्स कब तक लेके पुराने लोन्स को रिटायर करेंगे, यही इनका चल रहा है। तो दिस स्टेट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। अब आप उसको कितनी जल्दी कोलैप्स करवा सकते हो, जिससे कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा ये यूजिंग मिलिटेंट इस्लाम, ये ख़त्म हो जाए, ये डिपेंड करता है आपकी काबिलियत पे। हुँ। सर, ये आपने जैसे बात की नॉन काइनेटिक मेजर्स में एक साइबर वॉरफेयर का, तो उसको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि वो वहाँ पे क्या-क्या ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बलूचिस्तान की बात करना चाहता हूँ। अब बलूचिस्तान में वहाँ पे ना लास्ट काउंट पे कोई 85 के करीब ट्राइबल चीफ्टन्स हैं, जिनको कि वो सरदार बोलते हैं, और वो अपने कबीले के सरदार हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने पिछले 11 साल में कितने ये ट्राइबल चीफ्टन्स को अपनी तरफ खींचा है, और आपको एक प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप किया है। उन्होंने सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को यहाँ पे पनाह दी है। नॉर्थ ईस्ट के कई सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स थे, जब ईस्ट पाकिस्तान था, दे वर सपोर्टिंग देम। हुँ, उन्होंने खालिस्तानियों को सपोर्ट किया हुआ है। खालिस्तानियों को उन्होंने बेस दिया हुआ पाकिस्तान में। सो इफ़ पाकिस्तान हैज़ गिवन द खालिस्तानीज़ अ बेस इन पाकिस्तान, व्हाई कांट वी गिव द बलूचीज़ अ बेस इन इंडिया? और आप उनको 5-5 मिलियन डॉलर दे दो। क्या लगता है? हर साल 5 मिलियन डॉलर हर एक सरदार को दे दो, तो उसमें कितने बनते हैं? 500 मिलियन सालाना। एट लीस्ट यू बाय देयर लॉयल्टी, एंड उनको बोलो कि आप चाइनीज़ इंस्टॉलेशंस को अटैक करें, चाइना के खिलाफ प्रचार करें, उनको इक्विप करो, उनको ट्रेन करो, और उनको एक लिबरेशन आर्मी, जो अभी कहते हैं बलोच लिबरेशन आर्मी, उसको एक पक्की फ़ोर्स बनाओ, जिससे कि वो एक सेसेशनिस्ट मूवमेंट लॉन्च कर सकें और यूनिलैटरल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर सकें। उनके कई लीडर्स हैं, उनको आप यहाँ पे पनाह दीजिए, गिव देम असाइलम, और उस पे काम करिए। आप साइबर वॉरफेयर पे काम करिए। ये जो सोमालिया के पायरेट्स हैं, उनको आप इस्तेमाल करिए कि पाकिस्तानी शिपिंग को डैमेज करने के लिए, कमर्शियल शिपिंग को डैमेज करने के लिए। अब देखिए, व्हेन यू आर एट वॉर, एंड दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक वॉरफेयर, where you can use any means fair or foul, because they are using those means fair and foul against us. So why should we be the good guys? हुँ, हम अच्छे बंदे क्यों बने? बिल्कुल। हम भी ये साम दाम दंड भेद का प्रयोग करेंगे। तो ये इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, वो उसके लिए आपको अच्छे लोग चाहिए। हुँ, यू नीड पीपल विद द राइट इंटेलिजेंस, विद द राइट कैलिबर, नॉट जस्ट येस मैन। जो येस मैन हैं, जो सलाम करना जानते हैं और जो चापलूसी करना जानते हैं, उन लोगों को ही यहाँ पे प्रोग्रेस मिल रहा है। जो बाकी लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, हु आर विलिंग टू वर्क फॉर द कंट्री, उनको अच्छी तनख्वाहें दो, गिव देम गुड सैलरीज, गेट अ टीम टुगेदर, एंड से दैट वी आर फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फ्रॉम पाकिस्तान, एंड वी हैव टू फाइट बाय ऑल मीन्स, फेयर और फाउल,
टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस, क्योंकि हमको इसके रूट पे जाना है, उस रूट पे तेजाब डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड उस पर फेंकना है। बिल्कुल। और इसमें ये देखिए कि इस टाइप के जो नॉन काइनेटिक मेजर्स हैं, अगर आप उसके थ्रू अगर आप 5 साल पूरा फोकस करके 100 गोल बना के कि 100 टारगेट्स इस तरीके के जो आपने बताई है, तो आपने 2-3 चीज़ें बताई हैं, बट ऐसे मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अनलिमिटेड, एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज और एसिमेट्रिक वॉरफेयर उस पे मान लीजिए 5 साल में आप पूरा इन्वेस्टमेंट करके इस टाइप का काम करते हैं, और उसके बाद अगर आप काइनेटिक मेजर्स लेते हैं, ये लोग पागल हो जाएंगे बहुत बुरी तरह से। इनको पता ही नहीं चलेगा किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। बिल्कुल, मैं इसमें पूरी तरह से आपके साथ में सहमत हूँ कि इस तरह का एसिमेट्रिक वॉरफेयर इनको वापस दो। जो ये हमसे लड़ रहे हैं, व्हाट दे हैव बीन वेजिंग अगेंस्ट अस, ये आप देखिए 1965 से ये चल रहा है, जब इन्होंने कश्मीर में आतंकवाद शुरू किया था। और वो आतंकवाद इसलिए शुरू किया था क्योंकि 1963 में वो जो टॉक्स थी ना, स्वर्ण सिंह और भुट्टो की, वो ब्रेक डाउन हो गई थी। तो 65 से इन्होंने आतंकवाद शुरू किया और आज आप देखिए 60 साल हो गए हैं, एंड वी आर सफरिंग एंड वी आर कंटिन्यूइंग टू सफ़र। हमारे लोग मर रहे हैं और हम वी आर लिविंग अंडर फियर। तो इसको अब पलटने का टाइम है, एंड पलटने का टाइम है टू यूज द टूल्स ऑफ एसिमेट्रिक वॉरफेयर अगेंस्ट देम, द सेम टूल्स। उनके स्टेट में आप जाइए, उनके लोगों को रिक्रूट करिए, उनके जो डिसअफेक्टेड लोग हैं उनको रिक्रूट करिए, उनके जितने भी साइंटिस्ट्स हैं और उनके जो जितने भी ये इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन जिन फील्ड्स में हैं, उनको टैप करिए। तो और ये इंटेलिजेंस जो है, जो जिनके पास टैक्टिकल न्यूक्स हैं, कितने हैं, कहाँ हैं, कौन कमांडर्स हैं, उनको मतलब एन मौके पर अब किस देखिए, तरीके से न्यूट्रलाइज करना है। ओबामा के प्रेसिडेंसी के दौरान अमेरिकन्स ने एक्सरसाइज किया था, जे सॉक ने, जॉइंट स्पेशल फोर्सेस ने, हाँ, कि इनके न्यूक्स को कैसे निकाला जाए। एग्जैक्टली, वो तो आपकी बुक में है। हाँ, तो उसमें पता चला कि ये न्यूक्स को अपने गाड़ियों में, कमर्शियल व्हीकल्स में, टेम्पोज में रख के वो घुमाते रहते थे। तो अमेरिकन्स को ये वो था, अनसर्टेनिटी थी कि हम सारे के सारे न्यूक्स नहीं निकाल पाएंगे। इफ़ वी कांट टेक आउट ऑल द न्यूक्स इन द डिलीवरी सिस्टम्स, तो फिर ये हम पे अटैक कर देंगे जो बचे कुचे न्यूक्स के साथ में। तो इसलिए ये संभव नहीं है इस समय उनकी पूरी न्यूक्लियर आर्सेनल को टेक आउट करना इस इन द रेल्म ऑफ फैंटेसी। ये हो नहीं सकता। तो ये कब कब पॉसिबल होगा, जो मतलब जिस तरीके की हमने बातें की, उससे एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि कुछ साल बाद अगर हम उस पर सस्टेनेबली ये काम तब करते हैं? पॉसिबल होगा जब ये जो स्टेट है ये इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन से कलेप्स कर जाएगा, जब ये स्टेट बैंकरप्ट हो जाएगा, जब उसमें वॉरलॉर्ड्स आ जाएंगे वहाँ पे और आग लगेगी, लूट मार मचेगी, तब आप वॉरलॉर्ड्स को काबू करके, जैसे सोवियत यूनियन कलेप्स हो गया, सोवियत यूनियन कलेप्स हो गया तो आधे जो थे वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स, सोवियत यूनियन के पास रह गए, रशिया के पास रह गए, सॉरी नॉट आधा बट 60-70%, और उसके जो 30% थे कुछ कजाकिस्तान पे पास रह गए, कुछ यूक्रेन के पास रह गए। कजाकिस्तान ने सरेंडर कर दिए, यूक्रेन ने ये गारंटीज मांगी कि उनकी सॉवरेंटी, उनकी संप्रभुता बनी रहेगी। वो अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन और रशिया ने की, फिर रशिया ने उसमें इन्वेड कर दिया। तो कोई उसको मानने को तैयार नहीं है आज की डेट में कि कोई कहता है कि भाई आप अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को रिटायर कर दो तो हम आपकी सॉवरेंटी को गारंटी करेंगे। लेकिन जब ये स्टेट कलैप्स होगा तो उस समय में मौके का फ़ायदा उठा के यू कैन डू समथिंग टू एक्चुअली डैमेज दैट core of the nuclear setup. So the focus should be to catalyze the disintegration of the state through every means. So जो उनका जो ब्रेन ड्रेन है, वो ब्रेन ड्रेन को एक्सेलरेट करो ताकि सारे बंदे निकल जाएं वहाँ से, and create an atmosphere where the international community is not going to give them loans to bail them out, क्योंकि ये बदलने वाले हैं नहीं। तो why should you give them loans to prop them up? तो ये जब तक ये पाकिस्तान स्टेट जो है ये इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन से कोलैप्स नहीं करेगा, और उस समय आपको मौका मिलेगा to be ruthless and decisive and disarm all their nuclear weapons and their reactors, not just the weapons, the reactors, the entire system.
तो बेसिकली जो डैंग ने बोला था कि बाइड योर टाइम बिल्ड योर स्ट्रेंथ, तो वो वाला हमको फिलोसफी अपनानी चाहिए। आप मचान पे बैठो, बकरी को नीचे बांध दो, साथ में बंदूक रखो, अपनी चाय कॉफ़ी रखो, खाना रखो और वेट करो शेर कब आता है। जिस समय शेर आएगा तो उसको निशाना लगा के गोली मार दो। तो यू हैव टू वेट, बिकॉज ये रश में करने का, रश में कोई चीज़ करनी, जल्दबाजी में कुछ नहीं करनी। अब हमारी मुझे लगता है एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि उन्होंने अटैक किया तो हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम और चीज़ें भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में हो रही होंगी, जो हम करवा रहे होंगे। बट एक तरीके से जो आपने बोला कि जो ये रोड मैप तैयार करने वाली बात है, तो डिसइंटीग्रेशन, उस पे मुझे लगता है कि थोड़ा-सा काम ज़्यादा करने की ज़रूरत है। वी शुडंट वेट कि ये सब हो तब हम करें। अब जैसे बालाकोट हुआ कि हमने कहा कि लॉन्च पैड्स को हमने ख़त्म कर दिया। एक बार में क्यों? साल में 2-3 बार करना चाहिए इस तरीके का काम। अगर आपको लग रहा है कि वो लॉन्च पैड्स हैं, फिर से रीग्रुप हो गए हैं, तो मतलब ये है कि इस टाइप का ये वेट क्यों करना है कि जब वो काम करेंगे तो देखिए, हम आप उसको एक बालाकोट को ना अब रिपीट नहीं कर पाओगे इतनी आसानी नहीं, से। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग है ना, हाँ। एग्ज़ाम्पल है ये। अच्छा, आई जस्ट रिमेंबर्ड अ थिंग कि ये जो टेररिस्ट थे पहलगाम वाले, उनमें से एक के पास एक हुआवे फ़ोन था, हुँ, और जो हुआ सैटेलाइट फ़ोन, और जो हुआवे सैटेलाइट फ़ोन है वो बाइडू नेटवर्क पे चलता है। ये स्टारलिंक पे या इंटेलसैट पे नहीं चलता। हुँ, तो इसका मतलब ये है कि वो चाइनीज़ सैटेलाइट नेटवर्क के थ्रू ऑपरेट कर रहा था। हुँ। तो दिस इज़ फर्दर एविडेंस हाँ, नहीं, नहीं, वो तो दैट जैसे दैट जो ये दैट टेररिस्ट थे जो जम्मू हाँ, में भी ऑपरेट कर रहे थे, इनके पास जो सैटेलाइट फ़ोन मतलब वो मिले हैं फ़ोन, हाँ, वो भी वो बाइडू स्पेशल नेटवर्क में। स्पेशल हैं, चाइनीज़ हैं हाँ, वो। बाइडू बाइडू आपको लोकेशन भी जीपीएस वाली ऐसे नहीं आती है, जो पहले इनके ना, 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 फ़ोन्स में आती थी, पिन पॉइंट लोकेशन आती थी। नहीं आती अब। लेकिन अब वो पूरे एरिया की लोकेशन आती है। हाँ, वो सारा इनका मिलिट्री सिस्टम, मेरा ख्याल है उनके सारे ट्रांसपॉन्डर्स जो हवाई जहाज़ों पे हैं, और ये शिप्स पे हैं, वो सब बाइडू सिस्टम में शिफ्ट हो रहे हैं। तो हुँ, यू कैनॉट ट्रैक देम डाउन इन रियल टाइम, हुँ, बिकॉज़ यू डोंट हैव, अनलेस यू कैन हैक इनटू द बाइडू सिस्टम, हुँ, तो आप नहीं कर पाओगे। हुँ, पर ये प्लान तो इनको बनाना ही चाहिए सरकार को, बिल्कुल। एंड दिस मस्ट बी अ प्लान, लाइक जैसे कि ये आप ये देखिए कि जो बांग्लादेश बना था 71 में, तो ये शेख मुजीबुर रहमान ने पहले इंडिया को अप्रोच किया था हुँ, 1962 में। हुँ, और वो उसने जब बॉर्डर क्रॉस किया, अगरतला में गया, तो वो असम के चीफ मिनिस्टर से बात हुई। तो उस समय नेहरू जी के ऊपर वो दबाव था चाइना का, तो वो कुछ मदद नहीं कर पाए। फिर 65 में आईबी ने एक पीएन बैनर्जी करके व्यक्ति था, जिसने कि उसके साथ में इंटरैक्ट करना शुरू किया, एंड शेख मुजीब देन बिकेम एन इंडियन इंटेलिजेंस एसेट, और उन्होंने उसको 5-6 साल तक अपना एसेट रखा, ताकि वो पाकिस्तान को तोड़ सके अंदर से। और जो वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाते, वो 1970 में, तो शायद फिर पाकिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम ही नहीं बनी रहती, क्योंकि तब हमारा एक आईबी का एसेट पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना होता। तो इस तरह से जो आप गेम खेलो, और आप किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को या 2-3 पॉलिटिशियंस को रिक्रूट करो, उनको ग्रूम करो, उनको एसेट बनाओ, जो कि उस जिहादी फ़िलॉसफ़ी के हक़ में नहीं है, लिबरल माइंडेड हैं, आइडियोलॉजिकली डिफरेंट हैं। तो आप उनके पॉलिटिकल सिस्टम को भी पेनिट्रेट करके, उनके आर्मी के सिस्टम को भी पेनिट्रेट करके अपने डीप एजेंट्स लगाइए, बट स्लीपर एजेंट्स। बट पता नहीं ना, ये जैसे मुजीबुर रहमान का तो ये था कि भाई उसका इंटरेस्ट था कि अपने लोगों को वो एक तरीके से आउटसाइड फोर्स के, वेस्ट पाकिस्तान के, उससे प्रोटेक्ट कर रहा था हाँ, या उनके खिलाफ खड़ा था। अब ये तो हमको देखा है हमने कि किस तरीके से बेनज़ीर भुट्टो तो लिबरल थी। अब उस टाइप के लोग भी अगर जाते हैं तो वो तो पूरे उसके मालिक बन जाते हैं ना, तो दे बिकम इंडिपेंडेंट। अब आप ये देखिए ना कि पाकिस्तान आर्मी तो हर पॉलिटिशियन को उठाती है कि वो उसका पपेट बनेगा, और जब वो बन जाता है प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, तो वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है। तो हम मतलब हम भी अगर ऐसा करेंगे तो हाँ, कल को क्या गारंटी है कि वो भी ऐसा ही ना निकले। पर
बट हाँ सवाल मतलब ये है एक कि ऑप्शन तो होना ही चाहिए। यू हैव टू आइडिएट या बिल्कुल। कि हाउ डू यू आइडिएट दैट, हाउ डू यू एक्चुअली डिस्ट्रॉय दिस एडिफिस दैट इज कॉजिंग यू सो मच ग्रीफ, कि आपका सस्टेन्ड इनके साथ में पंगा चल रहा है, सस्टेन्ड पंगा है और ये खत्म होने वाला है नहीं। जैसे कि बवासीर होती है, वो कभी भड़क जाती है और कभी शांत हो जाती है। तो ये हमारे लिए वो वही है, केस ऑफ पाइल्स। और हाउ डू यू एक्चुअली ट्रीट इट, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, अभी जो काइनेटिक मेजर्स या मिलिट्री रिस्पॉन्स आएगा वो सर्टेन है, मतलब आज नहीं तो कल, आज इस महीने नहीं तो अगले महीने, वो अब एक एक्सपेक्टेशन सेट हो गई है और उससे वो टूट नहीं सकती है। मतलब लेट्स बी वेरी रियलिस्ट कि चाहे आप पॉलिटिकल कंपल्शंस उसको लगा लें, चाहे आप उसको नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी अगर आप देखें तो वो एक कंपल्शन है, आपको रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा। तो अब हम उस एस्केलेशन मैट्रिक्स की थोड़ी बात करते हैं कि किस तरीके से आप एक तरीके से इसको एस्केलेट होता देखते हैं। अगर बालाकोट जैसा हुआ कि हमने वो किया, उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं है, और वो परेड करवा देते हैं जर्नलिस्ट का, जैसे वहाँ पे बालाकोट में करवाया था कि देखो यहाँ तो कोई मरा ही नहीं, यहाँ तो कोई आया ही नहीं। तो इस टाइप की अगर होती है तो ठीक है, वो फिर ख़त्म हो जाएगा, सब दोनों लोग जो हैं पाकिस्तान और भारत के वो क्लेम कर लेंगे विक्ट्री। लेकिन अगर ये बढ़ता है कि वो भी फोर्स होते हैं, क्योंकि हमने ऐसा रिस्पॉन्स दिया कि वो भी फोर्स होते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, और फिर भारत, फिर वो किस तरीके से आप उसको प्ले आउट होता देखते हैं इंटरनेशनल इस जियोपॉलिटिक्स में भी आपके हिसाब से कौन कौन सी पावर्स हैं जो इस तरीके से इन्वॉल्व होंगी? देखिए, ये एक बड़ा डायनामिक चेस बोर्ड है और इसमें एक थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी चीन है। और चीन क्या करता है ये कहना मुश्किल है। ये आपको कल जो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करना बंद कर दे तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। साथ में जो वो एक्टिव हो जाए बॉर्डर पे, लद्दाख के बॉर्डर पे एक्टिव हो जाए और नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पे एक्टिव हो जाए तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। पाकिस्तान जो रिस्पॉन्ड नहीं करता और ये लोग एक्टिव हो गए तो फिर आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि ये टू फ्रंट वॉर जो है एक हकीकत है, क्योंकि आपका जो बॉर्डर है वो अरेबियन सी से लेके बर्मा, इंडिया और चाइना के ट्राई जंक्शन तक है। एक ही यूनिफाइड बॉर्डर है, उसमें आपका एक ही दुश्मन है, वो इंटीग्रेटेड दुश्मन है, क्योंकि पाकिस्तानी यूनिट्स के अंदर में चाइनीज़ एडवाइज़र्स हैं और चाइनीज़ यूनिट्स में पाकिस्तानी एडवाइज़र्स हैं। दोनों साइड पे हैं कश्मीर में। पाकिस्तानीज़ आर विद चाइनीज़ डिटैचमेंट्स इन द लद्दाख सेक्टर एज़ वेल। तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? ये तो एक वॉर गेम हो गई ना, कि इट्स नॉट जस्ट अ बायलैटरल इश्यू, इट्स अ ट्राइलैटरल इश्यू। China is the game player, and our economy is dependent on China today because we have willingly let the Chinese destroy our industry. 2020-21 में, ये मैं आंकड़े मेरे पास हैं, ये हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ $44 बिलियन था और पिछले साल ये $99 बिलियन हो गया। $55 बिलियन बढ़ गया 5 साल में। ये एनुअल सालाना डेफिसिट है। तो अब ये जो डेफिसिट है इसको हमारी जो डिपेंडेंसी है उस डिपेंडेंसी से हम कैसे निकलेंगे? तो अब जैसे ये हमारी तो चलो डिपेंडेंसी है, लेकिन अगर चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है भारत में ट्रेड करने से, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा जा रहा है बिकॉज ऑफ ट्रेड डेफिसिट। आपने कहा कि पहले लगभग डबल हो गया है, $50 बिलियन लगभग था पहले, और अब $100 बिलियन होने वाला है, ठीक है। तो इतना फ़ायदा अगर चाइना को भारत से ट्रेड करने से हो रहा है, तो अगर वो चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट करता है तो क्या ये उसको घाटा नहीं होगा? उसको क्या मिल रहा है चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट करने से? यहाँ पे तो पैसा मिल रहा है उसको। सुनिए, वो चेयरमैन माओ की एक कहावत थी कि चाइना और नॉर्थ कोरिया का जो रिश्ता है वो होंठ और दांत का रिश्ता है, लिप्स एंड टीथ। और मेरी कहावत ये है कि चाइना और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो गम्स और टीथ का है, जबड़े जौ का और दांतों का।
के दांत है काटने के लिए। हम्म नॉर्थ कोरिया, चाइना, जो अपर डेंचर्स हैं, मोलर्स हैं, वो नॉर्थ कोरिया है चाइना के, और जो लोअर हैं वो पाकिस्तान है। नॉर्थ कोरिया ने जापान और साउथ कोरिया को एक बड़े लो कॉस्ट तरीके से दबा के रखा हुआ है, और चाइना ने लो कॉस्ट तरीके से पाकिस्तान के थ्रू हमें दबा के रखा हुआ है, क्योंकि हमें वी आर कॉन्स्टेंटली फेसिंग अ टू फ्रंट वॉर सिनारियो। लेकिन सवाल ये आपने पूछा था कि चाइना को क्या फ़ायदा है। चाइना की जो याददाश्त है वो बहुत लंबी है, और मेरी किताबों में लिखा हुआ, मैंने इसको रेड फेयर मेरी किताब, उसमें मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब किया है कि 1840 से 1939 तक, 99 सालों तक, इंडियन आर्मी अंडर ब्रिटिश ऑफिसर्स बट इंडियन सोल्जर्स वो चाइना में मौजूद थे, और उन्होंने वहाँ पे जो अफीम का ट्रेड था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन आर्मी को वहाँ पे रखा गया था। और आर्मीज़ जो होती हैं अत्याचार करती हैं जब वो विदेशों में होती हैं, तो हमारे फौजियों ने, और जो इन 9 शहरों में, उनके सिटीज़ में, बड़े बड़े सिटीज़ में इंडियन पुलिसमैन थे। तो ये जो याददाश्तें हैं, जो उनकी सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन है, वो इसको रिवर्स करना चाह रहे हैं। और साथ में जो ओपियम ट्रेड चलता था भारत से, तो वो अफीम का जो पेमेंट है वो चांदी में अदा करते थे। तो हमारा एक ट्रेड सरप्लस था चाइना के साथ में ऑलमोस्ट फॉर 100 ईयर्स, फ्रॉम 1840 टू 1939। और उसके बाद में अब लॉ ऑफ कर्मा के तहत हमारा अब ट्रेड डेफिसिट चल रहा है चाइना के साथ। तो चाइना के हमारे साथ में जो दुश्मनी है ना, वो बहुत पुरानी है और वो मिट नहीं सकती। एंड वी आर द ओनली पोटेंशियल कंपेटिटर टू देम इन द वर्ल्ड, क्योंकि हमारे 143 करोड़ लोग हैं, उनकी 141 करोड़ लोग हैं। हमारे पास दिमाग है, हमारे पास स्पेस प्रोग्राम है, हमारे पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हमारे पास फौज है, हमारे पास इंडस्ट्रियल बेस था जो कि वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना जो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, दे यूज दैट एज ए वेपन, काइनेटिक वेपन अगेंस्ट अस। उन्होंने हमारी इंडस्ट्री बम फेंके बिना डिस्ट्रॉय कर दी। तो जो हमारे नौजवान ये जॉब मार्केट में आ रहे हैं, इंडस्ट्री के बिना उनको जॉब्स कहाँ से मिलेंगी? 18% से हमारा 12% मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन हो गया जीडीपी में, और हमारी सरकार ने हमारे डिफेंस एक्सपेंडिचर को 2.5% ऑफ जीडीपी से 1.9% पे ले आए। उसका भी एक ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि आज हम अगर हेजिटेंट हैं, और कम से कम मेरा भी ये है कि 1.9% तक आप लेके आए हैं, और ये अगर हम 2.5% भी रखते हर साल 2014 से 2025 तक, ये पिछले 10 साल में, तो भी हम 6-7 लाख करोड़ हमारे एक्स्ट्रा स्पेंड हो चुके होते, और वो आर्म्स इक्विपमेंट के लिए हम करते। चाहे आप रफाल लेके आओ, चाहे आप और भी मैं कुछ भी लेके आओ। आपको इंटरप्ट करूंगा। अब कल ये रफाल की डील साइन हुई है। अब आपको जो एयरक्राफ्ट कह रही है विक्रांत, ये कब तैयार हो गया था? 3 साल तो हो गए उसे, और 3 साल तक वो खाली पड़ा हुआ है। तो हमारे पास उतने हवाई जहाज खाली तो नहीं होगा, और कोई होंगे उस पे नहीं, क्या वो aircraft? तो पुराने मिग 29 हैं, जो कि ऑलरेडी 6 तो हम लूज़ कर चुके हैं, और उनका जो एट्रिशन रेट है, उनके इंजन्स जो हैं वो कामयाब नहीं है, और वो कैरियर टेक ऑफ और लैंडिंग में कामयाब नहीं है। तो वी नीड न्यू फाइटर्स। तो हमें 3 साल तो लग गए वो डिसाइड करने में कि हम राफेल ले रहे हैं। जबकि जब विक्रांत तैयार हुआ तो उससे 3-4 साल पहले ऑर्डर करते, तो ताकि जब ये विक्रांत आता तो उसके ऊपर प्रिसाइसली बैठे होते वो। प्रिसाइसली। और अब 5 साल के बाद वो आएंगे। तो ये जो इस तरह का जो चलता है एटीट्यूड है ना, ये हमको ये कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है, और फिर हम यहाँ पे ये पहलगाम टाइप ऑफ मुसीबतों में पड़ जाते हैं। तब हमको पता नहीं होता कि किस तरीके से। और आपने कहा टू फ्रंट वॉर। अब जैसे मेरा मतलब ये पास्ट का अगर हम देखें तो चाइना कभी भी जैसे 1962 के बाद 65 हुआ, तो भी शायद पाकिस्तान ने भी काफ़ी कोशिश 67 में उन्होंने वहाँ पे नाथुला नहीं, में किया। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। 65 में कोशिश की थी पाकिस्तानियों ने कि उनको ईज करने के लिए चाइना अटैक कर दे इंडिया पे, बट उन्होंने नहीं किया। 71 में भी ऐसा ही हुआ, 99 में भी। ठहरो, एक मिनट आप बोल देना। 87 में
नहीं नहीं, मैं वो 87 वो अलग है, हाँ। लेकिन जब हमारा युद्ध चल रहा है, एक्टिव युद्ध चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तब चाइना ने कभी भी इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं की। और ये तब था जब एट द हाइट ऑफ आवर रिलेशन, जहाँ पे बहुत ही खराब थे 62 के बाद। अब आप चलो आप कह रहे हो कि ठीक है, एक इनकी अलग हो गई है, अब इक्वेशन अलग हो गई है, सिचुएशन चेंज हो गई है, अब हम उनको थ्रेट भी लग रहे हैं एक तरीके से, रियल थ्रेट आफ्टर चाइना, मतलब यूएस के बाद। तो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर भी अगर ना भी हो तो तैयारी तो करनी पड़ेगी टू फ्रंट वॉर की। और आपने कहा हमारी लड़ाई देखिए आप सारी माउंटेन्स की है, चाइना के खिलाफ भी और इधर भी। फिर भी हमारा जो एक तो जीडीपी वाला क्वेश्चन आ गया कि 1.9% पे आज 6-7 लाख करोड़ का कम इन्वेस्टमेंट किया है हमने, जो हमको बहुत अच्छे प्रिपेयर कर सकता था। दूसरा मैन पावर की भी बात है, मतलब एक सेइंग है कि माउंटेन्स ईट मैन, जो फौज में बहुत फेमस कहावत है। लेकिन फिर भी हमारी सारी लड़ाई पहाड़ों की होने के बावजूद भी हमने पिछले 5 साल में 2 से 2.5 लाख के बीच में जो फौज कम की है, बिकॉज ऑफ कोविड में जो मतलब नहीं कर पाए हम, अग्निवीर। भर्ती नहीं कर पाए। उसके बाद अग्निवीर आ गया, उसमें भी अब 4 साल के बाद और शायद कम हो जाएगी वो 25%। तो किस तरीके की, मतलब ये हमारी प्रिपरेशन तो ऐसी है कि मतलब अब तो युद्ध खत्म होंगे ही नहीं अब तो युद्ध, तो फिर उस जिस तरीके से ये रिस्पॉन्स भी करना चाहिए कि भाई। जिस तरह से ये ट्रेंड डिक्लाइन हो रहा है ना डिफेंस बजट में, ये अब जाके ये सरकार को इसने काटा है आज की डेट में। अब हो सकता है कि दिस इज इट्स अ वार्निंग कि भैया जो कितनी आप बार मिलेगी वार्निंग? 2016 में मिली, बस 2019 में जब मिली, सीखते नहीं है नेता तो 2020 में मिली, सीखते नहीं है तो क्या होगा? तो अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि। ये सही बात है कि अभी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम ये हमारा होप तो है, विश्वास तो है कि कुछ ना कुछ तो और अकल आएगी। क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी में भी विश्वास रखते हो, मुझे पता है, तो 2030-32 के आसपास जो ग्रहों की पोजीशन बन रही है वो भी काफी खतरनाक बन रही है। दे- तो कम से कम आज नहीं तो 5 साल के लिए तो तैयारी करनी ही चाहिए। देखिए ये उतनी दूर की तो बात छोड़ो, आप आज की डेट में देखो कि 29 मार्च को शनि महाराज जो हैं वो मीन राशि में गए, साथ में सूर्य ग्रहण हुआ उस दिन, और साथ में ये नया संवत्सर लगा। और कल ये शनि महाराज जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर गए, वहाँ 4 महीने रहेंगे। तो ये जो बवाल है ये अभी चलेगा पूरे ये 2.5 साल के लिए, जहाँ के मेरा लिमिटेड जो नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन ये आप जो एंथुजियास्ट हो एस्ट्रोलॉजी। एंथुजियास्ट हूँ, तो ये चलेगा। और ये अभी एस्ट्रोलॉजिकली जो है ये ब्रह्मांड ने हमारे सामने ये चुनौतियों का टोकरा रखा हुआ है, और एक के बाद एक के बाद एक चुनौती आती रहेगी। अब 2 हफ्ते पहले हमें पता नहीं था कि असीम मुनीर ये कहेगा, और कहने के बाद हमें ये उसका अंजाम होगा, और हम अब एक न्यूक्लियर वॉर के कगार पे बात कर रहे हैं। अब आप 2-3 हफ्ते पहले सोचिए कि क्या हम ये बात कर रहे होते, एक नहीं, एग्जिस्टेंशियल इश्यू है हमारे सामने। यही तो हमारी कमी है सर, कि जब हमारे ऊपर अटैक होता है तभी हमको तो ये कॉन्स्टेंटली ये दिमाग में होना चाहिए कि होगा। वी आर रिएक्टिव, 2.5%, एस्टैब्लिशमेंट इज रिएक्टिव। 1.9% की बजाय 3% होना चाहिए ना जीडीपी, बिल्कुल। तभी तो आप प्रिपेयर करोगे। अब देखो जर्मनी ने, उनको झटका लगा ये यूक्रेन के युद्ध में, और साथ में जब अमेरिका ने कहा कि हम नेटो से पुल आउट कर रहे हैं, तो जर्मनी का जो तजुर्बा था वाइमार रिपब्लिक के दौरान 1920s में, जिसमें कि वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हुआ, तो उन्होंने अपने पब्लिक स्पेंडिंग को, अपने जो डेफिसिट को कैप किया था एट 0.5% ऑफ जीडीपी। और अब उन्होंने यूनानिमसली उनके पार्लियामेंट ने वो कैप लिफ्ट किया है, और उन्होंने एक 990 बिलियन डॉलर का बजट बनाया है फॉर रीआर्मामेंट। और ट्रंप ने बाय डिफॉल्ट सबको फोर्स कर दिया है कि जर्मनी को पुतिन का दुश्मन खड़ा कर दिया है यूरोप में। और आप ये देखेंगे कि 3 सालों के अंदर जर्मनी जो है ये उभरेगा, और 2030 की आप बात कर रहे हो, उस वक्त जर्मनी एक न्यूक्लियर आर्म्ड सुपर पावर होगा, आप देख लेना। और आप ये देखिए कि जर्मनी लड़ाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसलिए हारा था
क्योंकि जो हिटलर का फोकस था वो यहूदियों को उंगल देना, उनको कैंप्स में डालना, उनको मारना, और जो उसके जनरल्स उसको सलाह दे रहे थे वो उसको नज़रअंदाज करता था और वो सोचता था कि वो सुपर जनरल है। तो हिटलर तबाह हो गया। और जो वो हिटलर तबाह, मतलब जो हिटलर तबाह नहीं होता अगर और वो बात मानता और वो रशिया में यहूदी इसको नहीं निकालता, हाँ तो जर्मनी आज की डेट में सुपर पावर होता और ये मिडिल ईस्ट की सब लड़ाई नहीं होती, क्योंकि वो यहूदी वहां से निकल के मिडिल ईस्ट में नहीं जाते। ये इजराइल जो है वो ज़्यादातर तो सारे यूरोप के जो जूज हैं वो जाके बसे हैं वहाँ पे। उनकी इतनी कैपेबिलिटी है, उनकी इतनी मतलब दिमाग है, उनकी जो इतनी इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ है, उन्होंने इतना पैसा इकट्ठा किया, इतना बनाया, फिर रेगिस्तान में जाके फिर आबाद हो गए। तो ये हिस्ट्री की, इतिहास की ये ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। लेकिन जो आप इसके बाद एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो हमारे सामने ये अभी बहुत ही प्रबल चुनौती का समय है, एंड वी सी हाउ इट गोज। चलिए सर, होपफुली सब कुछ अच्छा होगा और हम रिस्पॉन्स भी अच्छा दे पाएंगे और ये एस्केलेट भी नहीं करेगा। बट मोर इम्पोर्टेंटली अब हम जागेंगे और अगले 5 साल के लिए तैयारी करेंगे। तो तभी मतलब हम चैन की नींद रात को सो सकेंगे। बिल्कुल। और आपने बांग्लादेश के बारे में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की। आपकी बुक जो आ रही है बांग्लादेश के ऊपर, इस साल के आखिर में आ रही है। तो हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे अवश्य। जब आप वो बुक आ जाएगी। सर थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता माय है प्लेजर। और एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।